Hello everyone, welcome to Adult Coaching. My name is कृष्णकांत सिंह बुंदेला और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मनी हिंदी के पार्ट 7 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्रीडमैन्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस पर डिस्कशन करने वाले हैं और चूंकि ये एपिसोडिक है इसलिए पार्ट 1 से अगर आप देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट समझ में आएंगी। फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि फ्रीडमैन है कौन, क्योंकि इन्होंने 1976 में नोबेल प्राइज़ जीता था इकोनॉमिक्स में और चिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट के ये लीडर रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड लीडर रहे हैं और इन्होंने कई ऐसे प्रोफेसर्स को लीड किया है और उनको समझाया है, सिखाया है। कई प्रोफेसर्स इन्हीं के द्वारा बनाए भी गए हैं। अब ये नहीं है, लेकिन इनकी दी हुई थ्योरीज आज भी मानी जाती हैं। फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस को समझने से पहले हमारे सामने फिशर आए थे, जिन्होंने ट्रांजैक्शन अप्रोच में मनी को एक एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया था। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीगू, मार्शल, कीन्स और रॉबर्टसन जैसे इकोनॉमिस्ट ने एक और इक्वेशन बनाया था जिसमें उन्होंने ये कंसीडर किया था डिमांड मनी की इसलिए होती है क्योंकि लोग स्टोर करना चाहते हैं पैसा, मगर इन्होंने जो बताया है स्टोर करना क्यों चाहते हैं वो थोड़ा लिमिटेड बताया है। इन्होंने बताया है कि ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशन के लिए या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए उसको हम स्टोर करना चाहते हैं। स्पेकुलेटिव पर्पस फिर भी इन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनने जो कहा है कि डिमांड मनी की ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशन पर्पस के लिए, लेकिन फ्रीडमैन ने कहा नहीं, ये जो डिमांड है पैसे की ये तो है, ज़रूरी है, लेकिन इसीलिए क्योंकि लोग अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक एन एसेट आउट ऑफ दैट मनी। वो एसेट बनाना चाहते हैं और फिर उस एसेट का उपयोग करके वो फिर से पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो मनी को डिमांड करते हैं। यानी फिशर ने उसको एक्सचेंज के रूप में माना, कैम्ब्रिज ने उसको स्टोर वैल्यू के रूप में माना और फ्रीडमैन ने उसको असेट के रूप में माना। तो फ्रीडमैन के हिसाब से रोल ऑफ मनी क्या है? एक तरीके का एसेट है, ऐसा एसेट है जिसकी वजह से लोग पैसा डिमांड करते हैं और इसीलिए इसको हम एक कैपिटल थ्योरी भी कह सकते हैं। यानी चाहे वो डिमांड हो पैसे की या कैपिटल थ्योरी हो, लेकिन एक्चुअली ये क्रिएट कर रही है जनरल पोर्टफोलियो एसेट्स का एक वेल्थ होल्डर के लिए। यानी लोग पैसा चाहते हैं संपत्ति बनाने के लिए, अपना एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। संपत्ति के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक वेल्थ होल्डर अगर कोई है तो वो अलग अलग तरीकों से उस पैसे को अपने पास रखना चाहेगा और वो उसका पूरा एक बैलेंस शीट बनाकर रखता है। उसमें एसेट्स होते हैं, उसकी इक्विटीज खुद की होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं और इसको बराबर करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो खरीदे, चाहे वो कहीं से लोन ले या कैसे भी करके वो अपने इस पोर्टफोलियो को मेंटेन करता है, क्योंकि यही पोर्टफोलियो उसका बिजनेस है, यही वो जरिया है जिसके थ्रू वो पैसा कमाता है और इसी संपत्ति के लिए वो पैसा चाहता भी है। ऐसा फ्रीडमैन्स कहते हैं। यानी उनकी जो डिमांड है मनी की, क्यों है? क्योंकि उसका सीधा संबंध टोटल वेल्थ से है, उस वेल्थ होल्डर के। यानी इन दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशन है। डिमांड फॉर मनी और टोटल वेल्थ के बीच में एक रिलेशन है। डिमांड मनी की इसलिए की जाती है ताकि टोटल वेल्थ बनाई जा सके। इस टोटल वेल्थ में क्या क्या आ सकता है? ये एक तरीके का वॉल्यूम है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है। वो क्या क्या है? ह्यूमन वेल्थ हो सकती है, नॉन ह्यूमन वेल्थ हो सकती है, मनी हो सकता है, इक्विटीज हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसकी वेल्थ बनाती हैं और इनसे उसको जो रिटर्न मिलता है, रिलेटिव रिटर्न इससे मिलता है जो उसको, वो उस रिटर्न के लिए पैसे की डिमांड करता है। ह्यूमन वेल्थ आपको पता ही है, जब आप लोगों को, मजदूरों को या एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसी को भी, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट, एचआर जो आप रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो जो आपका काम करके देते हैं और उससे जो फायदा होता है वो भी आपकी वेल्थ बनाता है। उनको पेमेंट देने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। नॉन ह्यूमन वेल्थ भी होती हैं, मशीन्स वगैरह,
जिसको लगाकर व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है अपनी। मनी भी चाहिए लोगों को, मनी भी देते हैं लोगों का। कई लोगों का यही बिजनेस है कि वो मनी ब्याज पे चलाते हैं। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको बड़े बड़े सेठ लोग मनी देते हैं, 40 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ उनका बिजनेस करने के लिए उनको मनी देते हैं और बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ये भी एक तरीके का बिजनेस है उनका, इसलिए वो पैसा चाहते हैं। ऐसे भी मनी होल्डर्स हैं जो इक्विटीज में लगाना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, बॉन्ड्स में लगाना चाहते हैं, उसके थ्रू इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। यानी कि ये सारे आयाम एसेट्स के हैं और इन सारे आयामों के थ्रू, इन सारे टाइप्स के थ्रू कोई भी वेल्थ होल्डर पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो एक बात क्लियर होती है कि मनी की डिमांड की जा रही है, क्योंकि मनी की डिमांड एक तरीके का फंक्शन है। किसका? फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ। और टोटल वेल्थ में क्या क्या आते हैं? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एसेट्स जो उसके इनकम का रूप बने, मतलब जिससे उसकी कमाई हो, ऐसे एसेट्स। मगर ये कमाई जो उसकी होगी वो हर महीने या हर साल अलग अलग प्रकार से होगी। यानी कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। तो कौन सी कमाई ली जाए? तो फ्रीडमैन्स कहते हैं कि हम इन सब का एक एवरेज निकाल लेंगे और एक नेट रिटर्न देखेंगे उसके स्टॉक पर कितना आ रहा है, सबका एवरेज निकाल लेंगे। इसको उन्होंने एक नाम दिया है जिसका नाम है परमानेंट इनकम, यानी वो इनकम जो सबका एवरेज हो। फॉर एग्जाम्पल 4 महीने पहले जो कमाई हुई थी वो थी 10,000, उसके बाद हुई 11,000, फिर हुई 12,000, फिर हुई 15,000, कभी हुई 9,000। तो सब में 10,000 तो है कम से कम। तो वो 10,000 परमानेंट इनकम है। और एक्स्ट्रा जो इनकम होती है, जैसे आगे वाले महीनों में भी कभी बोनस मिल गया, कभी कुछ मिल गया, वो एक्स्ट्रा मनी जुड़ जाती है ना, वो एक्स्ट्रा मनी को हटाकर जो बेस मनी बचता है दैट इज परमानेंट इनकम, जो हमेशा रहेगी। वो इनकम को कंसीडर कर रहे हैं फ्रीडमैन। यानी वो इनकम नहीं जो कभी ज्यादा कभी कम, वो सारी इनकम को ले लेंगे, नहीं, हम वो इनकम लेंगे जो परमानेंट है। यानी कि एक तरीके से वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट इनकम्स। और ये इनकम उसको कहां कहां से मिलेगी? उसकी जो अपनी डिमांड है मनी की, वो उससे 2 प्रकार के एसेट खरीद सकता है। एक तो वो लेगा जो नॉन मॉनिटरी एसेट्स हैं और एक लेगा जो मनी के एसेट्स हैं, जो मनी से संबंधित हैं, एक नॉन मनी से संबंधित हैं। और इन दोनों से ही उसको रिटर्न मिलेगा। और वो रिटर्न पैसे से तो उसको क्या मिलने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन नॉन मॉनिटरी एसेट से उसको इंटरेस्ट मिलेंगे, डिविडेंड्स मिलेंगे। जैसे उसको डिविडेंड्स मिलेंगे इक्विटीज से, इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड से, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे वो कोई चीज स्टोर करता है किसी की, उसका कॉस्टिंग उसको मिलेगी। इस तरीके से वो जो रिटर्न उसको मिलेगा वो उसकी इनकम कहलाएगी और उसमें से भी वो परमानेंट इनकम निकाली जाएगी। यानी अगर कैश है उसके पास, स्टॉक ऑफ मनी का कैश है, तो उसको वो 3 तरीके से रख सकता है। करेंसी के रूप में, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, या टाइम डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में जो रखे जाते हैं उस रूप में रख सकता है। और अगर उसके पास नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं तो उसका रिटर्न उसको किस फॉर्म में मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड के फॉर्म में, डिविडेंड्स मिलेंगे इक्विटीज से, और अगर वो किसी के फिजिकल एसेट्स को अपने यहां स्टोर करता है तो उसके लिए भी उसको कॉस्ट मिलेगा। जैसे बड़े बड़े स्टोर हाउस होते हैं, अनाज रखते हैं, फल रखते हैं, और भी जो चीजें रखी जा सकती हैं उसका पैसा कमाया जा सकता है उससे। लेकिन ये सारी चीजों के प्राइसेस भी बढ़ते घटते रहते हैं, तो इसका भी असर होगा उसके रेट ऑफ रिटर्न पर। तो ये सारे एसेट्स के प्राइसेस कब चेंज होते हैं? अधिकतर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पर। इसलिए बॉन्ड्स वगैरह जब महंगे हो जाते हैं तो लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं और बैंक्स की तरफ जाते हैं इंटरेस्ट के लिए। और अगर बैंक्स वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं तो लोग बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से समझाई हैं। आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 9 तक उसको बहुत अच्छे से देखिए। मैं यूट्यूब चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी टॉपिक्स ले सकता था तो बड़े आसान हैं और जिस पे लोग टूट पड़ते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि मैं वो टॉपिक कवर करूँ जो बहुत टफ हैं। जो आसान है वो तो सभी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैं वो टॉपिक समझा सकता हूँ, इसलिए मैं वो समझा रहा हूँ ताकि आगे आने वाले लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें। और जिनके पास टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं और नहीं है उनके पास कोई साधन समझने का,
बहुत जगह सर्च करने पर भी नहीं मिलता है, तो उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें से मुश्किल से मैंने $4-5 कमाए हैं। तो इनका मेन सोर्स जो है वो कमाई नहीं है, लेकिन जब इससे कमाई होती ही है तो वो मैंने मॉनिटरी लगा कर रखा हुआ है, मोनेटाइजेशन करके रखा हुआ है। मगर आप बिल्कुल मत सोचिए ये कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लीजिए और आराम से अपने पीसी में देखिए और एक एक वीडियो 5-5, 10-10 बार देखिए, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियरिटी भर दे। और उसके बाद जब आप आगे की वीडियोस मेरे देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपके। इस वजह से मैं आपको बार बार प्रॉम्प्ट करता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज इंटरलिंक्ड है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मनी की जो डिमांड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइसेस के। अब जैसे मनी लोग डिमांड कर रहे हैं, अब पैसा जब उनके पास आएगा, सप्लाई होगी पैसे की, तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अजूबे वाली बात यह है कि ये ऐसा इक्वेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस आने के बाद भी ऐसे ही का ऐसा है। इसके साथ छेड़खानी फ्रीडमैन भी नहीं कर पाए, उन्होंने भी इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। उनका भी मानना था कि पहले की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उससे मैं एग्रीड हूं कि डिमांड जितनी बढ़ेगी उतने ही प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड जितनी घटेगी उतने ही प्राइसेस घटेंगे। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इससे फ्रीडमैन ने भी सहमति दिखाई है। लेकिन एक चीज क्लियर कर लीजिए माइंड में कि जब किसी की इनकम बढ़ती है, इनकम में चेंजेस आते हैं, तो डिमांड में भी चेंजेस आते हैं मनी के, लेकिन इनकम के हिसाब से ज्यादा आते हैं। मतलब लोग पैसे को एक लग्जरी के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं कि जब पैसा उनके पास ज्यादा आए तो वो और उसको यूज करें और उसके बाद और डिमांड करें पैसे की। और कहते हैं ना कि चादर जितना है पैर उतने ही पसारो, पैर उसके बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर बाहर निकल गए तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। तो डिमांड बढ़ती जाती है, इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है यूनिटी से। थोड़ी सी तो क्या, बहुत ज्यादा हो जाती है यूनिटी से। ये अपने दिमाग में थोड़ा क्लियर करके हमेशा रखिएगा। तो लोग जो वेल्थ होल्डर्स हैं वो अपना पैसा ह्यूमन फॉर्म में, नॉन ह्यूमन फॉर्म में, या मनी के फॉर्म में, या इक्विटीज के फॉर्म में, या बॉन्ड्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं। लेकिन अब इनसे इनको अलग अलग रेशियो का फायदा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। सपोज ह्यूमन वेल्थ से इनको मिल रहा है 3%, नॉन ह्यूमन से 23%, मनी से 40%, इक्विटीज से 24%, बॉन्ड से मिल रहा है 10%। अब अगर बॉन्ड से कम मिलने लगे, 7% मिलने लगे, 6% मिलने लगे, तो वो क्या करेंगे, इक्विटीज से ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, या मनी से, या नॉन ह्यूमन वेल्थ से। कहीं ना कहीं तो वो उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उनको इन सब से मिलाकर 100% चाहिए। लेकिन ह्यूमन वेल्थ को वो टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं, पर ह्यूमन वेल्थ का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अगर है भी तो उसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब बताइए कितना पैसा एक आदमी के बराबर होगा, या कितनी इक्विटीज, कितने शेयर्स एक आदमी के बराबर होंगे, या कितने बॉन्ड्स बराबर होंगे, या कितनी मशीनें उसके बराबर होंगी। तो हालांकि निकाला जा सकता है, मगर है डिफिकल्ट। इसीलिए जो वेल्थ होल्डर होता है वो कहता है भाई ये जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो मेरा इनसे आ रहा है, इसको वो एक ब्लॉक में रखता है और ह्यूमन फॉर्म को अलग ब्लॉक में रखता है। मगर अब आपको ये लग रहा होगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। देखिए, रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, पैसा हमारे पास जब आता है कमाई का, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में टैक्स और इन्फ्लेशन रेट दोनों जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपने कहीं से बॉन्ड्स खरीदे और वो बॉन्ड आपको क्लेम कर रहा है कि 10% हम आपको इसका रिटर्न देंगे, मगर उसमें टैक्स और इन्फ्लेशन रेट भी ऐड रहता है। तो जब आप पैसा रिटर्न लेने जाते हैं तो वो 7% आपको दे रहे हैं, तो आप बोलते हो ये क्या कर रहे हैं आप, हमें तो 10% का वादा किया है। अरे जी, उसमें टैक्स भी तो था, वो काटा, इन्फ्लेशन रेट था वो भी काटा, तब कहीं जाकर 7% बचा। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ये होता है। और इसमें से अगर इन्फ्लेशन रेट हटा दिया जाए, टैक्स रहेगा पर इन्फ्लेशन रेट हटा दिया जाए, तो उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। खैर, ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वेल्थ होल्डर। वो बोलता है इतना नॉमिनल है, क्योंकि टैक्स वगैरह तो बाद में ही दिए जाते हैं, रिटर्न आता है पहले, तो वो इसी से पूरा अपना कैलकुलेशन कर लेता है और एक पर्टिकुलर टाइम में वो इन दोनों को अलग अलग रखता है। उसके हिसाब से वो कहता है कि मेरा जो पैसा है, मेरी जो वेल्थ है, मैंने अब 2 भागों में डिवाइड करके रखी हुई है। एक है
ह्यूमन फॉर्म में और एक है नॉन ह्यूमन फॉर्म में, और इन दोनों से ही मुझे रिटर्न मिलते हैं। तो अगर अब हम चीज़ों को और क्लियर और समराइज करें तो ये क्वांटिटी थ्योरी फ्रीडमैन की बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगी कि ये डिमांड कर रही है मनी की। ओके, लेकिन क्यों कर रही है मनी की डिमांड? क्या थ्योरी ये ऐसी है जो आउटपुट पर डिपेंडेंट है या इनकम पर डिपेंडेंट है या प्राइस लेवल पर? नहीं, एक्चुअली ये डिपेंडेंट है कंजम्पशन सर्विसेज पर। हम पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि उसके थ्रू हम और पैसा कमा सकें, उसको दूसरों को दे दें या उससे हम कुछ ऐसा खरीद लें जिससे हम दूसरों की सर्विस करें और उनसे पैसा कमाएं। हम डिमांड कर रहे हैं एक तरीके से पैसे की कंजम्पशन सर्विसेज के लिए, और ये जो डिमांड है ये रियल कैश बैलेंस की डिमांड है। उसको हमने एक कमोडिटी के रूप में लिया है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, नॉमिनल कैश बैलेंस होते हैं करंट परचेजिंग पावर ऑफ ए यूनिट ऑफ मनी। अभी जो पैसा है हमारे पास उसकी जो परचेजिंग पावर है वो होती नॉमिनल कैश बैलेंस, और रियल कैश बैलेंस होता है किसी बेस ईयर की परचेजिंग पावर को लेना। जैसे आज से 30 साल पहले को बेस ईयर बनाया, उसका 100 रुपए जो था उस समय जो 100 रुपए में चीज आती थी, आज अभी वो आ रही है 400 रुपए में। तो मनी की वैल्यू कितनी गिर गई? 1/4 हो गई। यानी कि 1 रुपए आज 25 पैसे बन गया। जो 30 साल पहले 1 रुपए था वो आज 25 पैसे बन गया। तो कोई भी वेल्थ होल्डर ये चाहेगा कि उसको पैसा रियल कैश के रूप में मिले, यानी उसकी अभी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से ना मिले। तो जैसे उसको डिमांड करना है 1 लाख रुपए की, तो बेस ईयर में जाएगा 30 साल पहले और देखेगा मेरा 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या है, 4 लाख है, तो वो 4 लाख की डिमांड करेगा। ये रियल कैश बैलेंस चाहता है वो, क्योंकि उसी से उसको फायदा मिलने वाला है, वो ये चाहता है। इसी लेवल पे वो सर्विसेज देना चाहता है और इसीलिए वो मनी को होल्ड करना चाहता है। तो ये जो डिमांड है ये 3 तरीके से वो पूर्ति करता है। एक तो टोटल डिमांड उसकी जो है वो तो है ही है, दूसरा अपने टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी वो होल्ड करता है मनी, और तीसरा उसको इससे रिटर्न मिलने वाला है। ये तीनों का इफेक्ट होता है उसके डिमांड पर, मनी होल्डिंग की डिमांड पर। एक चीज और, 2 कंजम्पशन थ्योरी है। कीन्स ने जो कंजम्पशन बताई थी वो करंट इनकम की बताई थी, और फ्रीडमैन ने जो बताई है वो परमानेंट इनकम की बताई है। यानी हम एवरेज ले लेते हैं उन सारे मनियों का जो पीछे हो गई हैं और आगे भी होंगी परमानेंटली। ये मैं पीछे बता चुका हूं आपको। टोटल वेल्थ हमको पता ही है, जो टोटल वेल्थ वो इकट्ठी करेगा, ह्यूमन वेल्थ, नॉन ह्यूमन वेल्थ, मनी, इक्विटीज, बॉन्ड्स के रूप में। और रिटर्न वो चाहता है नॉमिनल रिटर्न। वो क्या क्या होंगे? 2 प्रकार से हो सकते हैं, कॉस्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, जो कि उसको नॉन मॉनेटरी एसेट से मिलेंगे, और फिर उन सब की प्राइजेस भी, उसकी प्राइजेस का भी उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये सब मिलाकर बनाया है, जो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाए ये बात। यानी कि मनी की जो डिमांड है वो एक तरीके से एसेट बनाने के लिए है, और उस एसेट के बहुत सारे आयाम हैं। यानी कि मनी की डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ पी, आर बी, आर ई, 1/p डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ पी, डब्ल्यू, वाई, एम, इन सब को मिलाकर टोटल वेल्थ बनती है, उसकी डिमांड है अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन। अब एम क्या है? एम इज टोटल डिमांड ऑफ मनी। पी क्या है? जनरल प्राइस लेवल। आर बी क्या है? बॉन्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। आर ई है इक्विटीज पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मार्केट में। 1/p, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइजेस का उल्टा होता है उसकी वैल्यू, मनी की वैल्यू। और ये 1/p में जब हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं प्राइजेस का, तो वो फिजिकल गुड्स के एक तरीके का नॉमिनल रिटर्न बन जाता है। W नॉन ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, उनकी वेल्थ के बीच का जो रेशियो है उसको W लिया गया है। और Y टोटल मनी इनकम है अवेलेबल, यानी उस वेल्थ होल्डर के पास जो सप्लाई आ रही है मनी की, दैट इज Y। और M, या इसको म्यू भी लेते हैं कहीं कहीं, तो म्यू का मतलब या M का मतलब है उस वेल्थ होल्डर का टेस्ट और प्रेफरेंस, वो किसको महत्व देता है, क्या उसका टेस्ट है, उस हिसाब से भी वो वेल्थ इकट्ठी करना चाहता है। इस इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि बॉन्ड से और इक्विटीज से या ह्यूमन या नॉन ह्यूमन से जो भी चीजें मिल रही हैं, जो भी रिटर्न मिल रहा है, वो एक तरीके से फिक्स्ड होता है, उसमें बढ़ना घटना कम हो पाता है। लेकिन प्राइजेस की वजह से और इनकम की वजह से ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो अगर हम
प्राइजेस को चेंज करें लैम्डा से और इनकम को भी चेंज करें लैम्डा से, तो हमारा इक्वेशन बनता है लैम्डा एम इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैम्डा पी और लैम्डा वाई। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है, यानी इनमें चेंज आता है तो मनी की डिमांड में चेंज आता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें पी से, यानी 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम रख दें 1 अपॉन पी, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हमें डिमांड बताएगा रियल बैलेंसेस की। जैसे मैंने आपको बताया है रियल बैलेंस क्या होता है, वैल्यू पर डिपेंड करता है, पैसे की वैल्यू, अभी पैसे की क्या हैसियत है, तो वो पता करने के लिए हमको लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन पी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m अपॉन पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस, और इसमें यहां से p हट गया और यहां पर p आ गया, यानी कि इनकम जो हो गई रियल वेरिएबल्स की, मतलब यहां पर मनी की डिमांड है रियल बैलेंसेस की, इन शॉर्ट। ओके, अब अगर हमने इस इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन वाई ले लिया तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा और p के नीचे y आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, इसको और आगे बढ़ाएं अगर हम, तो ये y हम ऊपर ले आ सकते हैं, यहां बाहर, यहां आ गया, यानी y इस इक्वेशन में इस ब्रैकेट के बाहर आ गया, यानी डिमांड मनी की और सप्लाई मनी की ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक तरीके से। देखिए इसको ऐसे समझिए कि मनी की सप्लाई कौन करता है, मॉनेटरी अथॉरिटीज करती है, वो ही इसमें बदलाव ला सकती है, लेकिन डिमांड तो एक तरीके से फिक्स ही रहती है, मनी की डिमांड तो वो स्टेबल ही रहेगी। और जब वो स्टेबल है तो मनी की सप्लाई को ऑल्टर करके, चेंजेस लाके हम प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक है और वो लोगों से सिक्योरिटीज खरीद रहा है और क्या कर रहा है, मनी सप्लाई कर दे रहा है। अब लोगों के पास पैसा आ गया, अब लोग कुछ पैसा रख लेंगे और कुछ पैसा वो मार्केट में ले जाकर खर्च कर देंगे। जब बहुत सारा पैसा मार्केट में आने लगेगा तो मार्केट की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उनने खर्च कर दिया, और वो खर्च करके देश में आया, इसलिए हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। इसी का उल्टा अगर करना हो गवर्नमेंट को, यानी उसे सिक्योरिटीज बेचनी हो तो वो बेच देगी और पैसा उसके पास आ जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा कम हो गया तो वो खर्च नहीं करेंगे। अब खर्च नहीं करेंगे तो चीजों के दाम घट जाएंगे, यानी नेशनल इनकम पे फिर असर पड़ेगा। तो प्राइजेस को बढ़ाना घटाना सप्लाई पर डिपेंड करता है, यानी डिमांड तो स्टेबल है और प्राइजेस फ्लक्चुएट हो सकती है, और मनी सप्लाई को चेंज करने का तरीका होता है गवर्नमेंट के पास, एम्प्लॉयमेंट या इनकम। जैसे अगर उन्होंने, ये ग्राफ है, यहां पर ये एमडी जो लिखा हुआ है, ये मनी सप्लाई, ये फिक्स्ड है, सप्लाई यहां से मनी डिमांड, सॉरी ये जो बीच वाली लाइन है ये मनी डिमांड है, फिक्स्ड है, और यहां से जब सप्लाई हमने यहां बढ़ाई तो देखिए इनकम बढ़ गई। तो मनी की सप्लाई में जब चेंजेस आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम में भी चेंजेस आते हैं। फ्रीडमैन ये कहना चाह रहे हैं कि मनी की सप्लाई जो होती है वो इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को ऊपर नीचे कर सकती। लोग कुछ पैसा चाहते हैं और कुछ प्रॉपर्टी चाहते हैं, वो लगभग सबकी फिक्स रहती है। इसीलिए सप्लाई को, डिमांड स्टेबल रहे तो सप्लाई को हम ऑल्टर करके एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में चेंजेस ला सकते हैं। ये होता कैसे, अगर मनी के स्टॉक में चेंजेस लाएं तो प्राइजेस में चेंजेस कैसे आती है। देखिए इसके लिए दो चीजें समझिए, एक तो होती है नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी, एक होती है रियल क्वांटिटी ऑफ मनी, और लोग इन दोनों का ही हिस्सा चाहते हैं और एक प्रोपोर्शनल बना लेते हैं अपने दिमाग में या अपने लिए, जो कि वो बदलना नहीं चाहते। नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी यानी जो करेंसी के फॉर्म में है, और रियल क्वांटिटी ऑफ मनी जो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में है। तो इसका एक रेशियो लोग बना लेते हैं कि हमें इतना कैश चाहिए, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, इतनी संपत्ति चाहिए, एसेट्स चाहिए, और वो मिलाकर उनका क्वांटिटी ऑफ मनी बनती है। लेकिन जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो इस बैलेंस में फर्क आता है। फ्रीडमैन ने सब एक एक्सरसाइज के रूप में नहीं दिया है, इसका पूरा पूरा एविडेंस है उनके पास। वो कहते हैं कि जैसे वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में जो कंट्रीज थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, हंगरी, ग्रीस, इनके जो मॉनेटरी डिस्टर्बेंसेस हुए थे, बहुत बड़े लेवल पे हुए थे। तो जब वार को फाइनेंस करना रहता है तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करती है, यानी पैसे की सप्लाई बहुत तेजी से होने लगती है, तो उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ने लगती है।
प्राइस राइज होता है लेकिन एट ए स्लोअर पेस। मनी की स्टॉक तेजी से बढ़ता है और प्राइस उससे कम तेजी से बढ़ती है, बढ़ती दोनों हैं, जिसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि लोग अपने बैलेंस को एडजस्ट करने में लग जाते हैं, मनी बैलेंसेस को, और सेकेंडली वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइसेस अभी टेम्परेरीली बढ़ रही हैं और बाद में गिर जाएंगी। तो जब कंटिन्यूसली प्राइसेस राइज होने लगती हैं तो लोग अपने एक्सपेक्टेशन को रिवाइज करते हैं और जिसकी वजह से फिर वो अपने बैलेंस को कम करने लगते हैं। अब वो स्टॉक कम करने लगे हैं पैसे का, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा बढ़ते जा रहा है, तो अब वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अब जब पैसा निकालते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है पैसे की और रियल बैलेंस उनके पास कम हो जाता है और प्राइजेस और तेजी से बढ़ने लगती हैं और स्टॉक ऑफ मनी के बराबर आ जाती है। यानी प्राइजेस और स्टॉक दोनों राइज होते हैं, लेकिन प्राइजेस पहले कम राइज होती हैं, फिर तेजी से बढ़ने लगती हैं क्योंकि लोग स्टॉक कम करना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों एक लेवल तक आने की कोशिश करते हैं। ये होता कैसे है? देखिए, इन्फ्लेशन का टाइम हुआ और स्टॉक आया और प्राइजेस राइज हुए, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं हुए। लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अभी तो प्राइजेस घटेंगे, तो वो लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं कि प्राइसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी चीज़ खरीद लो नहीं तो और महंगी हो जाएगी, तो फिर वो अपना स्टॉक निकालना शुरू कर देते हैं। तो वेलोसिटी बढ़ जाती है स्टॉक। जब वो पैसा फ्लो में आने लगता है बहुत तेजी से, तो प्राइसेस और तेजी से बढ़ने लगते हैं और तब तक बढ़ते हैं जब तक ये स्टॉक के बराबर ना हो जाए। तो इसके बीच का जो टाइम लैग है, फ्रीडमैन इसको टारगेट करते हैं, इस टाइम लैग को, कि लोग जो अपेक्षा करते हैं या रुकते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं कि नहीं अभी प्राइसेस घटेंगी, वो क्यों करते हैं? वो दो कारणों से करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस घटेंगी और उनका एक्सपीरियंस भी है, उनके पहले के सालों में उन्होंने देखा है, 5 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले ऐसा एक बार हुआ था, तो हमने पैसा अपना संभाल के रखा और बाद में प्राइसेस घट गई और इसी वजह से टाइम लैग आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास जो एक्चुअल स्टॉक है और जो वो डिजायर्ड स्टॉक है, उसके बीच में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब वो जो स्टॉक उनको मिल रहा है और जो वो चाहते हैं वो बराबर नहीं है, और इसको बराबर करने के चक्कर में वो मनी की डिमांड करते हैं। और इसको कैसे कर सकते हैं? वो बराबर लायबिलिटीज को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है, कभी कुछ परचेज करेंगे, कभी कुछ सेल कर देंगे, कुछ बोरोइंग कर देंगे, कुछ लेंड करके अपनी एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एसेट्स में बहुत सारी चीजें होती है, बॉन्ड्स, इक्विटीज, कुछ खरीदना कुछ बेचना, है ना, ह्यूमन, ये सारी चीजों को वो जंबल करके अपने अपने हिसाब से जिससे जितना रिटर्न मिलता है उस हिसाब से अपनी संपत्ति बनाते हैं। एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका होता है वो किसी और तरीके से इनकम लेते हैं या कुछ खर्च करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका एक्चुअल स्टॉक ज्यादा है तो वो एक्सपेंडिचर में जाएंगे, अगर उनको लगता है उनका एक्चुअल स्टॉक कम है डिजायर्ड से, तो वो इनकम की तरफ जाएंगे। इस तरीके से टोटल में फ्रीडमैन ने ये बताया है कि एसेट्स यानी संपत्ति के लिए पैसा डिमांड किया जाता है और उस संपत्ति के बीच के डिस्टरबेंस को पूरा करने के लिए सारे प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं और उस अरेंजमेंट के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा एक वेल्थ होल्डर डिमांड करता है और उसके हिसाब से वो अपना बैलेंस शीट मेंटेन करता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां थीं, मगर चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ी थ्योरी है, इसलिए इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। जैसे जॉनसन हुए हैं, हेनरी लेटैने हुए हैं, ब्रनर, मल्टजर, ब्रुस्टीन, एलएनडी, डॉन पैटिनकिन, इन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है और वो क्रिटिसिज्म हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।